हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। बेटा अपन ने लास्ट लेक्चर अपना लेक्चर नंबर 153 तक देख लिया था, जिसमें बेटा अपन ने स्वतः प्रक्रम, अस्वतः प्रक्रम और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंट्रोपी स्टार्ट किया था। एंट्रोपी मैंने बताया था अव्यवस्था या यादृच्छिकता को बोलते हैं, जिसमें बेटा अपन ने एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक और एंट्रोपी के उदाहरण की बात कर ली थी कि एंट्रोपी के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा अब अपन आज बात करेंगे एंट्रोपी का गणितीय रूप क्या है। ठीक है। और एंट्रोपी के गणितीय रूप के बाद अपन अलग अलग निकाय की, जैसे वाष्पन की एंथैल्पी, अलग अलग केसेस में एंट्रोपी से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है बेटा। तो उन सब बातों को स्टार्ट करता हूं। तो बेटा आज का अपना लेक्चर नंबर 154, इसमें अपन बेटा बात कर रहे हैं एंट्रोपी का गणितीय रूप। बेटा उत्क्रमणीय रूप से जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है, ऊष्मा होती है वो, और जो ताप का अनुपात होता है उसे एंट्रोपी बोला गया है। तो देखिएगा, निकाय द्वारा उत्क्रमणीय रूप से ग्रहण की गई ऊष्मा व ताप का अनुपात एंट्रोपी कहलाता है। अर्थात अपन बोलते हैं डेल्टा एस, एंट्रोपी में परिवर्तन। बेटा केवल एस का मतलब एंट्रोपी और डेल्टा एस का मतलब एंट्रोपी में परिवर्तन। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू उत्क्रमणीय बटा टी। डेल्टा एस का मतलब क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन। ये परिवर्तन को बताता है एंट्रोपी। तो उत्क्रमणीय रूप से ग्रहण की गई ऊष्मा तथा ताप में परिवर्तन या केवल ताप का अनुपात क्या होगा आपका? एंट्रोपी में परिवर्तन। इसका बेटा मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होता है? तो बेटा कैलोरी पर केल्विन, क्योंकि ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होगा आपका? कैलोरी या जूल। तो हम बोलेंगे बेटा कैलोरी पर केल्विन, के का मतलब केल्विन, या जूल पर केल्विन। यह आप पे डिपेंड करेगा और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैलोरी में बात कर रहे हैं या जूल में बात कर रहे हैं। डन बेटा। अब अपन बात करेंगे अवस्था परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन जैसे वाष्पन की एंथैल्पी हुआ, सॉरी एंट्रोपी हुआ, गलन की एंट्रोपी हो गया आपका, ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी हो गया, तो उसमें कैसे कैसे चेंज होगा। तो अपन ने नेक्स्ट हेडिंग लगाई अवस्था परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन। बेटा इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान अपन अलग अलग केसेस में बात करेंगे। तो उसमें अपन पहले बात कर रहे हैं बेटा गलन के केस में। तो देखिएगा गलन की एंट्रोपी। बेटा सिंपल से फॉर्मूले हैं, सेम फॉर्मूले आएंगे। बात करेंगे क्या बेटा? गलन को अपन क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में। गलन को बोला जाता है फ्यूजन। तो डेल्टा एस फ्यूजन की बात कर रहे हैं। बेटा अपन बात कर रहे हैं कोई भी अपने पास पदार्थ है, जैसे 1 मोल ठोस है, तो गलनांक बिंदु पर द्रव में बदल जाता है, तो उसमें एंट्रोपी में परिवर्तन कैसे निकाला जाएगा? मतलब अपन ने इसकी परिभाषा क्या बोली? 1 मोल ठोस का अपने गलनांक बिंदु पर द्रव में बदलने पर उसमें एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा? तो मैंने बोला 1 मोल ठोस का अपने गलनांक बिंदु पर द्रव में परिवर्तन या द्रव में बदलने पर जो एंट्रोपी में परिवर्तन होगा उसे गलन की एंट्रोपी बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला यही चलेगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बटा टी। लेकिन आज जो ऊष्मा है उसे कौन सी ऊष्मा बोल देंगे? गलन की ऊष्मा। गलन की ऊष्मा को डेल्टा एच गलन बोलूं या फ्यूजन बोलूं एक ही बात होती है। इंग्लिश में फ्यूजन को गलन बोलते हैं, बटा टी। वही मात्रक आएगा, सारी चीजें वो होंगे। ऐसे ही शॉर्ट में मैं बताऊं वाष्पन,
तो डेल्टा एच वाष्पन अपॉन टी आ जाएगा, ऊर्ध्वपातन तो डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन बटा टी आ जाएगा। डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, फॉर्मूला वही बनता चला जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। इसमें मैंने लिखा वाष्पन की एंट्रोपी, तो समझिएगा वाष्पन मतलब वेपराइज होना, तो इसे बोल देंगे डेल्टा एच वेपराइज। वाष्पन को इंग्लिश में बोलते हैं वेपराइज होना। तो इसमें क्या बोलेंगे, एक मोल ठोस का, या बेटा वाष्पन की बात कर रहे हैं तो बेटा द्रव की बात करेंगे, एक मोल द्रव का अपने क्वथनांक बिंदु पर गैस में बदलना, 1 मोल द्रव का अपने क्वथनांक बिंदु पर गैस में परिवर्तन होने पर बेटा एंट्रोपी में परिवर्तन क्या आएगा। तो फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बटा टी। आज ऊष्मा जो है वो कौन सी ऊष्मा है, वाष्पन की ऊष्मा है, जिसे इंग्लिश में वेपराइज बोलते हैं। तो हमने बोल दिया डेल्टा एच वाष्पन अपॉन टी। समझ में आ गई क्या बात बेटा। ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं ऊर्ध्वपातन में। तो ऊर्ध्वपातन में कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, एक बार इसको रफ कर लेते हैं। तो आगे देखिएगा बेटा, थर्ड केस, बेटा ऊर्ध्वपातन का मतलब बोले तो सब्लिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए डेल्टा एच सब। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं, इसलिए सब लिख दिया। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस का सीधे गैस में बदलना, द्रव में नहीं सीधे गैस में। तो ठोस द्रव में बदले तो गलन, द्रव गैस में बदले तो वाष्पन, लेकिन सीधे ठोस गैस में बदल जाए तो ऊर्ध्वपातन। तो क्या बोला, एक मोल ठोस का किसी निश्चित ताप पर सीधे गैस में परिवर्तन होने पर जो एंट्रोपी में परिवर्तन होगा उसे ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी बोलेंगे। डेल्टा एस वही क्यू बटा टी, लेकिन आज क्यू कौन सा आ जाएगा, डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन बटा टी। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा। तो सिंपल से ये फॉर्मूले थे जो मैंने आपको अवस्था परिवर्तन के दौरान बताए। अब अपन बेटा अलग अलग प्रक्रम में बात करेंगे कि अलग अलग प्रक्रम में एंट्रोपी का मान किस तरीके से बेटा परिवर्तित होगा। समझ में आ रही है क्या बात बेटा। तो एक बार अपन उनको देख लेते हैं। तो अब इसमें अपन बेटा नेक्स्ट देख रहे हैं, अवस्था परिवर्तन तो 3 ही था, या तो ठोस से द्रव जिसे गलन बोला, द्रव से गैस वाष्पन, या ठोस से सीधे गैस ऊर्ध्वपातन। अब अलग अलग प्रक्रम जैसे उत्क्रमणीय प्रक्रम है, समायतनी प्रक्रम है, समदाबी प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम है, उनमें किस अकॉर्डिंगली बदल रहा है इसकी बेटा अपन बात कर रहे हैं। तो अपन अब पहला देख रहे हैं उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम। बेटा देखिएगा समझिएगा बेटा, चूंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू समतापी प्रक्रम है, और समतापी में मैंने आपको बोला है डेल्टा ई 0 हो जाता है, तो क्यू क्या आ जाएगा आपका माइनस डब्ल्यू। और याद करो उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में कार्य का मान अपन निकाल के आए थे -2.303 nRT log V2 बटा V1। देखो चूंकि W बराबर -2.303 nRT log V2 बटा V1 या P1 बटा P2। बोलो याद आया क्या। ये उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में हम कार्य का मान देख के आए थे। तो चूंकि Q इज इक्वल टू क्या है -W, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो Q मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा 2.303 nRT log V2 बटा V1 या P1 बटा
T2, ये Q का मान आएगा। और यहां से यदि आपको डेल्टा S निकालना है तो चूंकि डेल्टा S इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये Q क्या है उत्क्रमणीय प्रक्रम में, तो Q अपॉन T, तो Q का मान ये है, बटा T करोगे तो T से T हट जाएगा, तो 2.303 NR, T हट गया, T से T हट जाएगा NR log V2 बटे V1 या P1 बटा P2। लेकिन ये जो डेल्टा S है, ये डेल्टा S किसकी है बेटा, ये डेल्टा S निकाय की है। उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन का फॉर्मूला 2.303 NR log V2 बटे V1 या V2 बटे V1 की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, P1 बटा P2, क्योंकि उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में हमने कार्य का मान ये देखा था, समतापी प्रक्रम मतलब डेल्टा E 0, तो Q माइनस W के बराबर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आया, Q में T का भाग लगाया, T हट गया तो ये आ गया। तो उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन इतना है, जबकि कुल एंट्रोपी में परिवर्तन देखूं तो याद रखें, उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में कुल एंट्रोपी में परिवर्तन, कुल मतलब निकाय प्लस परिवेश, कितना हो जाता है रे, टोटल 0। उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय प्लस परिवेश कुल एंट्रोपी परिवर्तन की बात करें तो कुल एंट्रोपी परिवर्तन कितना मान के चलोगे आप, 0 मान के चलोगे। और जबकि निकाय की कितनी है, इतनी है, परिवेश की इतनी होगी माइनस के साथ, तो प्लस माइनस 0। याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां कुल की बात की है, MTR लगा लें। उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में कुल एंट्रोपी परिवर्तन 0 होता है, जबकि निकाय में एंट्रोपी परिवर्तन इतना है। तो डिपेंड करता है निकाय में एंट्रोपी परिवर्तन पूछा है या कुल एंट्रोपी परिवर्तन पूछा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं पता होगी तो काम अपना गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो ऐसे ही उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम के बाद में हम समआयतनी प्रक्रम की बात करेंगे, फिर समदाबी प्रक्रम की बात करेंगे, उसी के हिसाब से बेटा अपन चलते चलेंगे। चलूं आगे, तो अब इसमें अपन कुछ और बात कर लेते हैं। तो अब अपन बात करते हैं उत्क्रमणीय समआयतनी प्रक्रम। तो देखिएगा, उत्क्रमणीय समआयतनी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन देख लेते हैं। बेटा एंट्रोपी परिवर्तन क्या आएगा, Q बटा T। समआयतनी बोल रहा हूं तो नियत आयतन, नियत आयतन में ऊष्मा को क्या लिख देते हैं, QV, और QV को क्या लिख सकता हूं, डेल्टा E। याद करो, नियत आयतन पर ऊष्मा QV जिसे डेल्टा E से बोलते हैं, नियत दाब पर ऊष्मा QP जिसे डेल्टा H से बोलते हैं। ये QV डेल्टा E आ गया, और डेल्टा E क्या होता है, NCV dt बटा T। डन बेटा। और अब अपन को इसमें परिवर्तन देखना है, तो इसका अपन क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो डेल्टा S इज इक्वल टू NCV dt बटा T, कहां से, T1 से T2 तक। NCV बाहर निकाल लो, तो क्या आया, 1/T dt T1 से T2 तक। ये दोनों बाहर आ गया, नियत है, ये बच गया। अब बेटा ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो अभी याद रखें, 1/T dt का समाकलन फिक्स होता है, जो आपको याद रखना है, log T होता है। ये याद रखें, फिजिक्स में नहीं भी आए तो ध्यान रखें भाई, ठीक है। log T होता है, तो क्या आ जाएगा बेटा, 2.303 NCV log T2 बटा T1, ये आपका बेटा आ जाएगा डेल्टा S। समझ में आ गई बात? किसमें, समआयतनी प्रक्रम में। सेम अपन निकाल सकते हैं, देखिएगा सेम प्रोसेस है, उत्क्रमणीय समदाबी प्रक्रम। आज कौन से प्रक्रम की बात कर ली बेटा, समदाबी। पहले बात की थी समआयतनी की, आज अपन बेटा किसकी बात करेंगे, समदाबी प्रक्रम की बात करेंगे, कि समदाबी प्रक्रम में कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिएगा डेल्टा S जो होगा वो Q बटा T, लेकिन आज नियत दाब है,
समदाब, तो बेटा क्यू पी बटा टी, और नियत दाब पर ऊष्मा होती है डेल्टा एच। नियत आयतन पर तो होती है डेल्टा ई, नियत दाब पर होती है डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब एन सी पी डी टी। अब डेल्टा एस में को निकालना है तो समाकलन कर दो T1 से T2 एन सी पी डी टी बटा टी। एन सी पी को बाहर निकालो तो 1/T डी टी T1 से T2 तक, और 1/T डी टी का समाकलन किया तो 2.303 एन सी पी लॉग बेस 10 T2 बटा T1। समझ में आ गई बात? तो नियत आयतन पर एंट्रोपी में परिवर्तन ये होगा, जबकि नियत दाब पर एंट्रोपी में परिवर्तन ये होगा। ये फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये बता ही दिया है। नियत आयतन पर ऊष्मा QV डेल्टा E के बराबर होती है, नियत दाब पर ऊष्मा QP डेल्टा H के बराबर होता है। अब बेटा अपन बात कर रहे हैं उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में। बेटा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, पूछ भी लिया जाता है, इस चीज का ध्यान रखें। उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? रुद्धोष्म प्रक्रम है तो Q बराबर तो 0 होगा, चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम है। रुद्धोष्म प्रक्रम है, Q बराबर 0 हो गया तो देखो डेल्टा S इज इक्वल टू Q बटा T। Q 0 है तो 0 बटा T, तो कितना आ जाएगा बेटा? 0। मतलब एंट्रोपी में परिवर्तन 0 आया, इसका मतलब एंट्रोपी समान रही होगी। एंट्रोपी में परिवर्तन, डेल्टा का मतलब परिवर्तन। रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन 0 आया, इसका मतलब एंट्रोपी समान रही होगी। इसलिए उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम को सम एंट्रोपिक प्रक्रम भी कहते हैं। तो मैंने बोला इसलिए किसे उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम को, इसलिए इसे सम एंट्रोपिक प्रक्रम भी कहते हैं। इसलिए इसे सम एंट्रोपिक प्रक्रम भी कहते हैं। समझ में आ गई क्या बात बेटा? इसमें बोलिएगा किसी को भी कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये बेटा हमारे पास छोटी मोटी बातें थी जो एंट्रोपी से रिलेटेड थी। इसमें एक, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। याद हो तो उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम पढ़ा। समतापी प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी तो होती है 2.303 NR log V2 बटे V1 या P1 बटा P2, लेकिन कुल एंट्रोपी 0 होती है। कुल मतलब निकाय प्लस परिवेश। रुद्धोष्म प्रक्रम में भी एंट्रोपी 0 आगे कुल एंट्रोपी 0। ये कुल एंट्रोपी की बात हुई है, 0 आगे। एंट्रोपी में परिवर्तन 0 आया है, इसका मतलब सम एंट्रोपिक परिवर्तन। एंट्रोपी में परिवर्तन 0 है, इसका मतलब एंट्रोपी समान रही होगी। समान एंट्रोपी को सम एंट्रोपिक प्रक्रम भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब अपन एक बात कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसका कैसा रवैया रहता है, किस तरीके से चेंज होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो अपन क्या बात कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। बेटा मान लीजिए एक अभिक्रिया है XA प्लस YB चेंज इनटू ZC। बोल सकता हूं बेटा इनकी सबकी हमारे को एंट्रोपी बता दी है। इसकी एंट्रोपी S1, इसकी S2, इसकी S3 है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एंट्रोपी कैसे बदल रही है उसकी बात कर रहा हूं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एंट्रोपी होगी Sp माइनस Sr। समझना है क्या चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। डन बेटा? डेल्टा एस का मतलब कुल एंट्रोपी में परिवर्तन पूरी अभिक्रिया के लिए। क्या होगा? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की कुल एंट्रोपी माइनस अभिकारक की कुल एंट्रोपी। आर का मतलब अभिकारक, रिएक्टेंट।
P का मतलब उत्पाद, प्रोडक्ट, और ये जो है इसे बोलते हैं बेटा सिग्मा, योग करना। उत्पाद की कुल एंट्रोपी, कुल को ऐसे बताते हैं, माइनस अभिकारक की कुल एंट्रोपी। तो जैसे इसके लिए मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा एस इस अभिक्रिया के लिए, उत्पाद क्या है ये S3 कितने मोल की, जेड की, ZS3 माइनस XS1 प्लस YS2, ये होगा उत्पाद की टोटल एंट्रोपी माइनस अभिकारक की टोटल एंट्रोपी। उत्पाद की एंट्रोपी S3 कितने मोल की, जेड की, एक की S3 है तो जेड की कितनी होगी, जेड इंटू S3, एक की S1 है तो x की कितनी होगी, XS1, एक की S2 है तो y की कितनी होगी, SY2। समझ में आ गई बात। तो ये बेटा अपने पास कंप्लीट एंट्रोपी का टॉपिक था जिसमें आपको फॉर्मूलाज वगैरह ध्यान रखना था। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, बाकी आप मॉड्यूल में जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएं उनकी प्रैक्टिस करते चलें, जिससे आपके ऊपर बेटा लोड नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल जल के वाष्पन की ऊष्मा 186.5 किलो जूल है, तब प्रक्रम की एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करें। प्रक्रम की एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं देखें क्या बोल रहा है। बेटा वाष्पन की बात की है तो एंट्रोपी में परिवर्तन वाष्पन के लिए क्या होगा, डेल्टा H वाष्पन बटा T। डेल्टा H वाष्पन कितना है, 186.5 किलो जूल, तो 186.5 किलो जूल को क्या बोल सकते हैं, 10 की घात 3। बेटा वाष्पन मतलब जब द्रव खुद के क्वथनांक बिंदु पर उबलने लग जाए, मतलब गैस में बदल जाए। यहां पे जल की बात की, जल का क्वथनांक याद रखें 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो केल्विन में कितना हो गया, 373, ये याद रखना है। जल का वाष्पन 100 डिग्री पे होता है, 100 डिग्री का मतलब 373 केल्विन। यहां से इसको आप जब सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपका, 500 जूल प्रति केल्विन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जूल की बात की है, किलो जूल को जूल में हमने बदल लिया है। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात। चलूं आगे, तो अब इससे रिलेटेड आगे बात कर लेते हैं और एक आध क्वेश्चन की। रफ करता हूं इसे, फिर आगे चलते हैं। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कोई मिले तो मॉड्यूल में करके देखें। अपन जैसे जैसे आगे अपना टॉपिक हो जाएगा तो मैं आपको मॉड्यूल सॉल्व करवा दूंगा, उसमें दिक्कत की बात है नहीं। एक क्वेश्चन और दिया है आपको, अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 चेंज इंटू 2HCl में H2Cl2 व HCl की एंट्रोपी क्रमशः 130.6
120.4 तथा 90 जूल प्रति मोल केल्विन है, तब अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की डेल्टा एस का मान ज्ञात करें। तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया के लिए मैंने आपको बताया है डेल्टा एस क्या होता है, उत्पाद की कुल एंट्रोपी माइनस अभिकारक की कुल एंट्रोपी। बोलो सही बात है क्या? सही बात है। तो यहां पे उत्पाद कौन है? HCl। HCl के कितने मोल हैं? 2 मोल, और 2 मोल की कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 90 माइनस अभिकारक 1 मोल, 1 गुणा 130.6 प्लस 1 गुणा 120.4। तो इनकी कितनी कितनी मिलेगी वो देख लेते हैं। तो बेटा 90 दूना 180 माइनस ऐड करो 251 आ गई। तो बेटा कितनी आ जाएगी? माइनस 71 जूल प्रति मोल केल्विन। तो देख लो इतनी आ रही है क्या? माइनस 71 जूल प्रति मोल केल्विन। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो उत्पाद में 2 मोल थे इसलिए 2 से गुणा, अभिकारक में 1 मोल था इसलिए 1 से गुणा करके किया। क्लियर है बेटा बात? आगे चलते हैं, देखें नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, यदि 900 जूल प्रति ग्राम, याद रखें आज मोल की बात नहीं की, ग्राम, तो ग्राम आ जाएगा तो मोल की बात करेंगे, क्योंकि ऊष्माएं जितनी भी होती है उन्हें हमेशा मोल के लिए परिभाषित किया जाता है। यदि 900 जूल प्रति ग्राम ऊष्मा का जल के क्वथनांक बिंदु पर ऊष्मा का जल के क्वथनांक बिंदु पर विनिमय होता है, तब एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करें। तो बेटा जल के क्वथनांक बिंदु पर मतलब जल का वाष्पन हुआ होगा, तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूं? क्वथनांक बिंदु का मतलब ताप की बात कर ली 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। 273 जोड़ देते हैं केल्विन में बदलने के लिए। लेकिन ये याद रखें बेटा, आज आपको जो ऊष्मा दी है वो 900 जूल प्रति ग्राम बोली है, ग्राम को मोल में बदलो। तो बेटा क्या करते हैं? अणु भार से भाग लगाते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा। तो 900 गुणा 18 जूल प्रति मोल, मोल में होना जरूरी है। यदि मोल में नहीं होगा बेटा तो दिक्कत हो जाएगी, इस चीज का खास ख्याल रखें, ठीक है। तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा? डेल्टा एच वाष्पन बटा टी, वो कितना है? 900 गुणा 18, टी कितना आ गया? 373, और जैसे ही भाग लगाया बेटा तो 43.2 जूल पर केल्विन। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो इस तरीके से बेटा अपन ने देखा। इसमें ट्विस्ट क्या था? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, ग्राम को आपको मोल में बदलना पड़ेगा। मोल क्या होता है? ग्राम भार बटे अणु भार। तो सर आप बोलोगे अणु भार तो सर बटा में 18 आना चाहिए। बेटा मोल बटा में है तो अणु भार बटा का बटा ऊपर आएगा, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये बेटा हमने 2-4 क्वेश्चन से रिलेटेड बात की जो आपको पता होनी चाहिए। अब अपन 1-2 छोटे मोटे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बेटा कैसे चेंज होगा उसकी बात कर लेता हूं। बेटा कुछ अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने एंट्रोपी से रिलेटेड थे, ये आपको मैं बता चुका हूं कि जो एंट्रोपी है वो किसने दिया था हमारे को? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम ने बताया था। तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम और इससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिएगा अपन ने क्या बोला, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या बोलता है? देखिए इसकी बात कर लेते हैं बेटा। देखिएगा ये बेटा ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को बताता है। तो देखिएगा यह है नियम, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
तो शॉर्ट में स्लॉट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यह है ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को बताता है। किसको बताता है? ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को। इसके अनुसार जितने भी बेटा हमारे पास प्राकृतिक प्रक्रम है, जितने भी हमारे पास स्वतः प्रक्रम है, वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। तो अपन ने क्या बोला? सामान्यतः सभी स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। सभी स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। कौन से? स्वतः, बात कर चुके हैं। इनके कारण ही बेटा प्रकृति की और ब्रह्मांड की लगातार एंट्रोपी के परिवर्तन में वृद्धि हो रही है। स्वतः प्रक्रम के कारण ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी में निरंतर वृद्धि हो रही है। बेटा अब इधर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय में कुल एंट्रोपी में परिवर्तन में वृद्धि हो रही है। तो देखिएगा डेल्टा एस कुल किसकी बात कर रहे हैं? अनुत्क्रमणीय के। याद रखें अलग अलग चीजें हैं। एक तो बात की है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की, तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में डेल्टा एस कुल मतलब डेल्टा एस ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की एंट्रोपी को कुल एंट्रोपी में बोला जाता है। वो क्या होगा? निरंतर वृद्धि हो रही है स्वतः प्रक्रम के कारण। कुल क्या होती है? डेल्टा एस निकाय प्लस डेल्टा एस परिवेश। कुल में वृद्धि हो रही है तो ये 0 से ज्यादा होता है। दोबारा समझे, ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो होती है उसे कुल एंट्रोपी बोलते हैं। कुल का मतलब निकाय प्लस परिवेश। तो इसकी लगातार वृद्धि हो रही है, 0 से लगातार इंक्रीज होती जा रही है। कब? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। यही बात यदि मैं उत्क्रमणीय प्रक्रम में बात कर लूं तो देखिएगा उत्क्रमणीय प्रक्रम में डेल्टा एस कुल जो होता है मतलब ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी जो होती है आपकी, मतलब निकाय की और परिवेश की जो एंट्रोपी होती है आपकी वो 0 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखें उत्क्रमणीय में बात करेगा और ये इंपॉर्टेंट है, उत्क्रमणीय पूछ लेता है। जैसे आपको याद हो तो निर्वात में कार्य का मान पूछता है तो 0 होता है क्योंकि पी एक्सटर्नल 0। वैसे उत्क्रमणीय में कुल एंट्रोपी 0, निकाय की 0 नहीं होती, कुल 0 होती है। जबकि अनुत्क्रमणीय में 0 से ज्यादा होती है। क्यों? स्वतः प्रक्रम के कारण। स्वतः प्रक्रम से ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। अब उत्क्रमणीय में 0 है, इसका मतलब अपन क्या बोलते हैं? अर्थात ब्रह्मांड जितनी ऊष्मा ग्रहण करता है उतनी ही त्याग देता है। इसका विपरीत भी सत्य है। इसके आधार पर अपन क्या कह सकते हैं? अतः उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय जितनी ऊष्मा ग्रहण करता है उतनी ही त्याग देता है। निकाय जितनी ऊष्मा ग्रहण करता है उतनी ही त्याग देता है तथा इसका विपरीत भी सत्य है। समझ में आ गई क्या बात? मोटी मोटी क्या बात हुई बेटा कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो मेन एंट्रोपी को बताता है, साथ में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को भी बताता है, बोलता है उत्क्रमणीय प्रक्रम में कुल एंट्रोपी 0 जबकि अनुत्क्रमणीय में 0 से ज्यादा। क्यों 0 से ज्यादा? इसलिए है जिसका जिम्मेदार है स्वतः प्रक्रम, क्योंकि स्वतः प्रक्रम जितने भी हैं वो अनुत्क्रमणीय हैं जो निरंतर एंट्रोपी में वृद्धि कर रहे हैं। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको पढ़ने थे। इसी के साथ अपना मेन जो एंट्रोपी का हिस्सा है वो खत्म होता है। बेटा इसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी बताए। अब आपको क्या करना है? स्टेज 1, 2, 3, 4 सेक्शन ए सेक्शन बी, उसमें जो जो टॉपिक अपने हो गए थर्मोकेमिस्ट्री के नहीं करना है, फिर से याद रखें, साथ में ही दे रखे हैं।
थर्मोडायनेमिक्स के जो जो टॉपिक अपने हो गए, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप करेंगे जितने हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको फिर से 1 या 2 लेक्चर के बाद में मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन बेटा एक बार आप भी करके देखिए, आप नहीं करेंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो बेटा दिक्कत है। आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। घबराना नहीं है, इजीली सारी चीजें होंगी। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटा चीजें अपने आप आपके बैलेंस में आ जाएगी। क्लियर है बेटा बात? डन। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? अलग अलग प्रक्रम में एंट्रोपी पढ़ी, जिसमें आपकी गलन की एंट्रोपी, वाष्पन की एंट्रोपी, ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी। एंट्रोपी का फॉर्मूला परिवर्तन का Q/T। वाष्पन है तो डेल्टा H वाष्पन बटा T, गलन है तो डेल्टा H गलन बटा T, ऊर्ध्वपातन है तो डेल्टा H ऊर्ध्वपातन बटा T। अभिक्रिया की बात करेंगे तो कुल उत्पाद की एंट्रोपी माइनस कुल अभिकारक की एंट्रोपी। फिर समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या है, रुद्धोष्म में क्या है, रुद्धोष्म को सम एंट्रोपिक परिवर्तन भी कहते हैं, याद रखें, क्योंकि एंट्रोपी में परिवर्तन 0 है, मतलब एंट्रोपी समान रहती है। समायतनी प्रक्रम में क्या है, समदाबी प्रक्रम में क्या है, वो अलग अलग बातें की हमने। उसके बाद हमने बेटा कुछ इसके क्वेश्चंस देखे, क्या क्या रिलेटेड हो सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्क्रमणीय प्रक्रम में कुल एंट्रोपी 0, निकाय की नहीं, केवल कुल 0, और ब्रह्मांड की बात करें वो भी कुल है, जबकि अनुत्क्रमणीय में ग्रेटर देन होता है। डन। ये पॉइंट वैसे ही है जैसे आपको याद हो तो मैंने बोला था निर्वात में कार्य कितना होता है, 0। क्यों? क्योंकि निर्वात में बाहरी दाब P एक्सटर्नल 0 होता है, और हमें पता है कार्य हमेशा P एक्सटर्नल के विरुद्ध किया जाता है, बाहरी दाब के विरुद्ध किया जाता है। तो ये सारी बातें थी, इसमें आपको टेंशन नहीं करनी है। जितने क्वेश्चंस आपसे हो करके देखना, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो मैं करवा दूंगा आपको। आज अपना लेक्चर 154 था, 156 वाले लेक्चर में अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? पक्का? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बात बेटा अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो यहां तक एक बार आप पूरा पढ़ लेना, फिर भी कोई दिक्कत आए बेटा तो वो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, थैंक यू।